अब यहाँ पे रूल 17 के अंदर ना उन्होंने ये सारे के सारे प्रोसीजर्स बता दिए कि डिफेंडेंट वहाँ पे उसको मिला नहीं है, या फिर वो जो सर्विंग ऑफिसर है उसने अपनी सारी की सारी ड्यू डिलिजेंस यूज कर ली है, लेकिन फिर भी उसको नहीं ढूंढ पाया। एंड देयर इज नो एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट दिस सर्विस, यानी कि वहां पे वो जो एजेंट था कोई भी जो कि ऑर्डर 3 रूल 6, ये आप लोग ना बार बार, मैं इसको इसलिए इतना ज्यादा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को ना साथ साथ कुछ चीजें याद हो जाए, ठीक है। तो ये आपको जहां पे भी आए ना कि उसको एम्पावर कर दिया गया कि वो सम्मन रिसीव कर ले, वहां पे आप आंखें बंद करके ऑर्डर 3 रूल 6 लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट एम्पावर टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ सम्मन ऑन दिस बिहाफ nor any other person on whom service can be made, this serving officer shall affix a copy of summons on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally work for gain। अच्छा, ये तीनों चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि डिफेंडेंट जहां पे वो खुद रह रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है, या वहां पे कोई काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे उसकी एम्प्लॉयर की हैसियत होगी, यानी कि मालिक बिजनेस का। लेकिन यहाँ पे वर्क फॉर गेन जो है ना, यहाँ पे एम्प्लॉय की हैसियत होगी, यानी कि वो कोई मुलाजमत कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी उसकी रेजिडेंस, ये टेम्परेरी रेजिडेंस भी हो सकती है और परमानेंट रेजिडेंस भी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब है कि वो शख्स वहां पे आता जाता हो। ये ना हो कि वो कोई 4 साल बाद एक बार वहां पे चक्कर लगा रहा हो, और उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंस में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। shall then return the original to the court from which it was issued। अब उन्होंने क्या करना है, ओरिजिनल जो, अगर उसने ये जो प्रोसेस सर्वर था ये लेके 2 कॉपियां लेके गया है, एक वहां पे अफिक्स कर देगा और दूसरी ओरिजिनल में ही वहां पे वापस कोर्ट में भेज देगा विद अ रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट को आप लोग अपने बुक के ऊपर हाईलाइट कर ले, इंडोर्स देयर ओन और अनेक्स देयर टू, या तो इसकी बैक साइड पर भी लिख सकता है, लेकिन अगर उसकी बड़ी रिपोर्ट है तो उसके साथ भी लगा के एक फॉर्मेट के जरिए दे सकता है। देयर टू स्टेटिंग दैट ही हैज सो फिक्स द कॉपी, कि उसने अपनी जो कॉपी है वो उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट किसी के ऊपर, या उसकी जो भी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस थी वहां पे उसने चिस्पा काट दिया उसको। दी सर्कमस्टांसिस अंडर विच ही डिड सो, और क्या कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इफ एनी बाय होम द हाउस वाज आइडेंटिफाइड एंड इन हुज प्रेजेंस द कॉपी वाज अफिक्स्ड। अच्छा, ये जो एंड के बाद वाला सारा का मामला है ना, प्रैक्टिकली इसके अंदर इतना ज्यादा इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि हमारी वकीलों की और जजेस की गलती है कि हम लोगों ने इस पार्ट को ना निग्लेक्ट किया हुआ है। कि एक शख्स है जहां पे अब रिपोर्ट तमीली ने आके तो कह दिया कि मैंने उसके घर के बाहर चिस्पांदगी कर दी है, तो हम फिर तमीली को, जैसा कि कल एक मैम ने पूछा था कि क्या हम तमीली को बुलवा के उसका कोई बयान वगैरह ले सकते हैं, तो हमने अगर इस चीज को कंफर्म करना है ना कि वो जो शख्स है, क्या आपने किसी भी दूसरे शख्स को बुलवाया जिसने आपको बताया कि हाँ यही डिफेंडेंट का घर है, या फिर आपने उसी शख्स की मौजूदगी के अंदर उसकी एक कॉपी अफिक्स वहां पे की, ठीक है। तो फिर इस शख्स को बुलवाने के लिए हम बतौर वकील अपने तमीली साहब को बुलवा के उनसे ये पूछ-गूछ कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रेशनरी होता है, लेकिन हम लोग इस चीज को ना फॉलो नहीं करते प्रैक्टिस के अंदर, जो कि हमारी नाअहली है कि हम लोग इसको अपनी तरफ से 100% इंश्योर क्यों नहीं करवाते, जो कि हमारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी बात है तमीली के जरिए, और ये एक सेकंड पर्सन आ गया, यानी कि ये एक विटनेस के तौर पे आ सकता है बाद में, कि इसको भी बुलवाया जा सकता है बाद में, कि इसकी मौजूदगी में एक शख्स ने, यानी कि तमीली ने इस घर के बाहर क्या कोई नोटिस लगाया था, क्या कोई सम्मन लगाया था या नहीं लगाया था। खैर ये प्रैक्टिस की बात है, ये हमारे पेपर के लिए इतनी है कि हम लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके अपने पेपर के अंदर लिखना है, ठीक है। तो जितने भी ये वाली बातें होती है ना, अगर आप लोग अपने प्रैक्टिस के अंदर इनकलकेट इन चीजों को कर लेना तो ये काफी ज्यादा चीजें हमारी आसान हो जाएंगी।
उसके अलावा ये रिपोर्ट है, ये मैंने सर बाबा साहब की ही उससे ली थी, क्या उसको कहते हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो से। आप लोगों ने ये वाली वीडियो उनका ऑर्डर 5 के ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं पढ़ नहीं रही क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया और अभी भी हमारा काफी ज्यादा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, द सर्विंग ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस इन विच द समन्स has been served under Rule 16, endorsement or annex, the cause to be endorsed or annexed on the original summon are written stating the time when and the manner in which summon was served and the name and address of person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender the summon। यहाँ पे भी उसी बात को उन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है कि क्या इसका नाम लेते हैं, ये वाला शख्स जो है ये विटनेसिंग पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इफ एनी लिख दिया है ना, इसको उन्होंने डिस्क्रेशनरी कर दिया है, जो तमीली होगा ना उसका, कि क्या उसने किसी की मौजूदगी में ऐसा किया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इतनी बड़ी गली है और यहाँ से कोई शख्स गुजरता ही ना हो, ठीक है। तो ये इफ एनी वाले वर्ड ने ना थोड़ा सा इसको कर दिया है। अच्छा, अब आ जाए एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर के ऊपर। व्हेन अ समन इज रिटर्न अंडर रूल 17, द कोर्ट शैल, इफ द रिटर्न under this rule has not been verified by affidavit of serving officer and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath। यानी कि अगर उन्होंने जो तमीली शख्स था, तमीली था, प्रोसेस सर्वर था, उसकी क्या उसने एफिडेविट दिया था, और क्या एफिडेविट देने के बाद हम लोग उसको वैसे कोर्ट में भी बुलवा सकते हैं और उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं ऑन ओथ, यानी कि बतौर विटनेस भी उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और काज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय अनदर कोर्ट, या फिर किसी दूसरे कोर्ट के सामने भी उसको एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ये कब करवाएंगे? जब किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो चीज सर्व होने गई है, सम्मन या नोटिस, और वहां से सर्व होकर रिपोर्ट वापिस आई है और ये वो वाले शख्स की बात हो रही है, ठीक है। टचिंग हिज प्रोसीडिंग्स एंड मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर एज इट थिंक्स फिट एंड शैल ईदर डिक्लेयर द समन हैज ड्यूली सर्व्ड और सच सर्विस एज दे थिंक फिट। अब यहाँ पे ये जो ड्यूली सर्व्ड वाला ना, इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना और यहाँ पे आप लोग लिख ले ऑर्डर 9, क्योंकि जब हम लोगों ने ऑर्डर 9 के अंदर पहुंचना है ना, तो वहां पर जब कोर्ट ने इसको एक्स पार्टे प्रोसीड करना ना, तो कोर्ट के पास ये एक टेस्ट है कि क्या ये ड्यूली सर्व हुआ था या नहीं हुआ था। तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा ये ड्यूली सर्व है? एक तो वो जो सारी रिपोर्ट्स हैं जो अखबार इश्तेहार वालों ने पोस्टल कार्ड दिया है, उसके अलावा जो हमारे पास कुरियर सर्विस वाले आए हैं, उसके बाद ये तमीली की कोई रिपोर्ट आई है। अब तमीली की जो रिपोर्ट आई है उसको हम लोग एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, उसका कोर्ट के सामने करवा सकते हैं। अब जब कोर्ट ने इन सब चीजों को देख लेना है ना, तो कोर्ट ने सेटिस्फाई होना है और ये समझना है ड्यूली सर्व हुआ है या नहीं हुआ। अगर ड्यूली सर्व हो गया तो इसको एक्स पार्टे प्रोसीड कर देना और कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग आगे ले जानी है। और अगर ये कोर्ट को लगता है कि ये ड्यूली सर्व नहीं हुआ, तो फिर इसको दोबारा सर्विस ऑफ सम्मन करने का हुक्म दे देना है। कहने का मतलब कि वही जो सम्मन इश्यू करवाए थे, प्रोसेस सर्वर लेके गया था, अखबार तैयार हुआ था, एडीटीसीएस गया था, यूएमएस गया था, इन सब को चाहे साइमल्टेनियसली दोबारा कोर्ट कह सकता है, या इनमें से कोई भी मोड जो कोर्ट को ये लगता है कि मुझे इसको दोबारा समन पहुंचने चाहिए, इसको दोबारा नोटिस पहुंचने चाहिए, तो फिर कोर्ट ने अपनी कॉन्शियस के लिए इसको दोबारा से नोटिस सर्व करने हैं, समन सर्व करने हैं, ठीक है। और जब कोर्ट ने नोटिस और समन दोबारा से इशू करवाने हैं, फिर हमारा जितना भी अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर 5 पढ़ लिया है, वो सारे की सारी प्रोसीडिंग जो है वो सारे की सारी दोबारा होनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये वर्ड है ना ड्यूली सर्व्ड, ये कोर्ट ने इसको डिटरमिन करना है। और जब तक ये चीज 100% श्योर नहीं ना हो जाता, कोर्ट इसको फिर कोर्ट नहीं कर सकता, क्या उसको कहते हैं, एक्स पार्टे प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम लोग ये आप लोग के पास फॉर्म 11 है जो कि एफिडेविट है ऑफ प्रोसेस सर्वर का, ठीक है, कि मैंने उस जगह पे गया और वहां पे मैंने ये सर्विस कर दी। सर्विस किस चीज की कर दी? समन्स की कर दी,
या फिर मैंने उनकी कर दी, नोटिस की कर दी। इसको आप लोग ना एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इजी लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये इसका रिमेनिंग हिस्सा, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इसका ये है ना, ये वाला ऑर्डर 5 रूल 18, उसके साथ ये फॉर्म नंबर को आप मेंशन कर ले। अगर आप लोगों में से किसी भी शख्स को याद नहीं होता तो आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, वैसे ये इतनी ज्यादा बात नहीं है, मतलब पूरी सीपीसी हमें याद नहीं हो सकती, तो हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि एनेक्स्चर बी के अंदर प्रोसेस का फॉर्म दिया हुआ है, और किस तरीके से एक शख्स ने एफिडेविट देना है उसका सारा तरीका लिखा हुआ है, और इसके अंदर फॉर्म स्पेसिफाइड है। अगर हम इन 3 लाइंस के अंदर सिंपली सिंपली ये बता देना तो हमारा आधा काम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ना अनेक्स्चर्स को नहीं देखते इस वजह से, और फिर वो इस तरीके से रेफरेंस भी नहीं देते। अब रूल 20 आ गया, सब्सटीट्यूटेड सर्विस, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सर्विस, for avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in ordinary way, the court shall order for the service of summons by affixing a copy of summon at some conspicuous part of the house in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally work for gain, or any electronic device। ये सारा कुछ ना जो रूल 20 है ये अभी सब मर्ज ऊपर हो चुका हुआ है, ये सारा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना 10A, ये सब्सटीट्यूटेड सर्विस वाला ना सारे का सारा काम, ये अगर आप लोगों ने इसका कंपैरिजन करना हुआ ना तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ये 10A के अंदर ना आधे से ज्यादा काम हो चुका हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग इसके साथ दोबारा ऊपर जाकर पढ़ेंगे ना सेक्शन 27A और 27, तो फिर आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो सब्सटीट्यूटेड सर्विस है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन, एक रूल के जरिए ही यहाँ पे रह गया है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया था जो मिस सुंबल ने हमारे साथ शेयर किया था, क्योंकि अब ये सारे जितने भी ऑर्डर्स होंगे ना सर्विस बाय फिक्सेशन के और अखबार इश्तिहार के, यूएमएस के और ये पब्लिकेशन इन प्रेस के, ये सारे के सारे एक ही टाइम पे हमें सब कुछ ऑर्डर हो जाता है। और अभी हम लोग सारे जितने भी नोटिस होते हैं, जितने भी अखबार इश्तिहार होते हैं, ये सारा कुछ इकट्ठा ही करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें रह गई हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रह गया और एक बीट ऑफ ड्रम, और एक तीसरी चीज है एनी अदर मैनर और मोड एट द कोर्ट थिंक फिट। अब ये तीनों चीजें कोर्ट अपनी मर्जी से कर सकती है जब भी कोर्ट को मुनासिब लगे, लेकिन आप लोगों को ना ऑर्डर 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने कल आप लोगों को एक बताया था ना टेबल, वो सारा आना चाहिए जो कि मैंने पहले पिछले 2 लेक्चरों में भी बताया हुआ है। और उसके अलावा उस टेबल के साथ ना अगर आप लोगों ने उसको देख लिया तो आप लोग को बार बार यही लगेगा कि हर चीज रिपीट ही हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रूल 21A। अच्छा, ये जो 21A है ना ये असल में तो एड, एक सेकंड के ना, 21 service of summons, where the defendant resides within jurisdiction of another court, a summons may be sent by the court by which it is issued, whether within or without province, either by one of its officers or by post to any court not being high court having jurisdiction in place where the defendant resides। तो जहां पे भी अगर उनका अगर कोर्ट के पास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जो डिफेंडेंट है वो रह रहा है ना, तो वो जो डिफेंडेंट होगा वहां पे दूसरे कोर्ट के जरिए, दूसरे कोर्ट के प्रोसेस सर्वर के जरिए उस डिफेंडेंट के ऊपर वो जो समन्स है ना वो सर्व हो जाएंगे, और उनकी सर्विस ऐसे ही समझी जाएगी जैसा कि ओरिजिनल कोर्ट ने ना उनके ऊपर सर्विस की है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों ने एक चीज ये देखनी है, रूल 21A, ये ऑर्डर 7 के अंदर रूल 21A। जी नासिर जोया साहब। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सर। सॉरी मैम, मैंने अभी अभी कंटिन्यू किया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया है ऑर्डर।
सर हम लोगों ने ऑर्डर 5 कल से शुरू किया हुआ है और आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट इंशाल्लाह कर लेना है। अभी हम लोग 21 के ऊपर आ गए हैं। अच्छा मैम, इसमें आपने एक फरमाया था कि 10A, ऑर्डर 10A तो हमारे पास जो बियर है उसमें तो है ही नहीं। रूल 10 है। हाँ, रूल 10A, हाँ जी। उसमें तो प्लीज अगर आपके पास अमेंडेड है तो प्लीज हमें शेयर कर दीजिएगा। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी स्क्रीन पे जाहिर हो रहा है अभी। चलो ठीक है, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा, ये जो अभी मैं अभी आपके साथ रूल 21A की बात कर रही थी ना, ये असल में तो रूल 21A जो है ना, ये ऑर्डर 7 के अंदर रूल 21A ऐड हुआ है। मेरे पास ना 3 अमेंडमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, ठीक है। लेकिन उन तीनों के अंदर ना ये रूल 7 के अंदर ही ऐड हुआ है। लेकिन ना असल में मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये आप लोग अगर एग्री करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो ये आप लोग की ना मर्जी है। वैसे ये देखें, ये जो हमारे पास है ना ऑर्डर 7 रूल 21 ने इंसर्ट हुआ है इसके अंदर 2018 के अमेंडमेंट के अंदर, कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू अनेक्स कॉपी एटसेट्रा विद द प्लेंट। अब जब हम लोगों ने ये देखना है ना इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर जब हम लोग ऑर्डर 7 को देखते हैं ना, उसका रूल 2 देखते हैं, तो उसका जब हम ऑर्डर 7 रूल 2 पढ़ते हैं तो वो आ जाता है इन द मनी सूट्स। यानी कि प्लेंटिफ ने किस तरीके से मनी सूट के अंदर खुद को रिलीफ मांगना है, या प्रिसाइज अमाउंट किस तरीके से क्लेम करनी है, उसके बारे में सारा A to Z लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग ऑर्डर 5 का रूल 2 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमें ये पता चलता है, इसके अंदर जब हम लोग ऑर्डर 5 का रूल 2 पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमें यह पता चलता है कॉपी और स्टेटमेंट अनेक्स टू समन, ठीक है। अब जब हम लोगों ने यानी कि एक कॉपी होगी प्लेंट की या फिर कंसाइज स्टेटमेंट की, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग सू कर रहे हैं और उनको प्लेंट के साथ लगा रहे हैं, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम रिलाय कर रहे हैं उसकी लिस्ट लगानी है, ठीक है। ये ऑर्डर 5 का रूल 2 है, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें ना, और इसके साथ अभी ये रूल, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी, वो यहाँ पे ना अजान हो रही थी इसलिए मैंने दरमियान में बंद किया था। अच्छा, इसके अंदर ना अगर हम लोग ऑर्डर 7 का, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे, ऑर्डर 7 के अंदर रूल 21A इंसर्ट हुआ था, जो कि ये कह रहा है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू अनेक्स कॉपी एटसेट्रा विद प्लेंट, व्हेन द प्लेंटिफ फेल्स टू अनेक्स अ कॉपी ऑफ द प्लेंट और कंसाइज स्टेटमेंट और कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन रूल 2। अब इसमें जो बात है ना कंसिडरेशन करने वाली या ध्यान देने वाली, वो है मेंशन्ड इन रूल 2, दी कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। अब अगर हम लोग इसके अंदर ऑर्डर 5 का रूल 2 देखें और उसके अलावा हम लोग ऑर्डर 7 का रूल 2 देखें, ये असल में अमेंडमेंट तो हुई है सारी की सारी रूल 21A रूल 7 के अंदर। लेकिन अगर हम लोग रूल 7 को देखें तो वहां पे क्या है, ये मनी सूट के बारे में सारे का सारा बयान कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डर 5 के अंदर देखें ना, तो वहां पे ये स्टेटमेंट्स वगैरह
की बात कर रहा है। तो इस चीज को आप लोग, ये मैं आप लोगों की अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर छोड़ रही हूँ कि ये जो रूल 20 है ना, क्या इसका नाम लेते हैं, 21A, इसको आप लोगों ने अगर रूल 5 के अंदर लिखना है, ऑर्डर 5 के अंदर लिखना है, तो आप लोग ऑर्डर 5 के अंदर रूल 21A के तौर पे डाल लें, या फिर अगर आप लोगों ने ऑर्डर 7 के अंदर लिखना है तो वो यहाँ पे लिख लें। मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक ना काफी जगहों पे ये रेप्लिकेट हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों का ये प्योर डिस्क्रेशन है कि आप लोग इसको ऑर्डर 7 के साथ रेफर करके रूल 21A को इंसर्ट करना चाहें या ऑर्डर 5 के साथ, ठीक है। ये मैंने दोनों आप लोगों की सहूलत के लिए लिख दी है। अब मैं आपको ये 21A तो पढ़ा ही दिया वैसे, लेकिन ये फिर मैं आप लोगों को दोबारा वही बात रिपीट करूंगी कि ये पूरी की पूरी आप लोगों के डिस्क्रेशन के ऊपर है, ठीक है। अब आ जाते हैं रूल 23 के ऊपर, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट। जिस भी कोर्ट को इन्होंने समन सेंड कर दिए है ना, जी ठीक है मिस अक्सा, इसके अंदर ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट, द कोर्ट टू विच अ समन इज सेंट अंडर रूल 21 shall upon receipt thereof proceed as if it has been issued by the court and shall then return the summon to the court of issue together with the record of its proceedings with regard to। ये सारा वही पुराना तरीका है, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर सेम कोर्ट का जो प्रोसेस सर्वर होगा या फिर कोई भी तरीका, जिस भी तरीके से एक कोर्ट ने सारे प्रोसीडिंग्स अपनी कैरी ऑन की हैं, अगर वो सेम जुरिस्डिक्शन के अंदर बंदा नहीं रह रहा, यानी कि डिफेंडेंट नहीं रह रहा, तो अब क्या होगा, अब डिफेंडेंट किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो अब जब दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा तो वहां पे हम लोगों ने समन भेजने हैं, वहां पे समन जाएंगे तो उसका जाहिर सी बात है कोई रिकॉर्ड भी बनेगा, कोई रिपोर्ट भी बन के आएंगी। अब जितना भी उसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स आएंगी ना, जितने भी रिपोर्ट्स आएंगी वो बतौर रिकॉर्ड यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी, और उस सारे रिकॉर्ड को उस समन जो रिटर्न्ड होगा उसके साथ लगा के इन्होंने वापस भेज देना उस कोर्ट के पास जिसने इसको इशू किया है, इस समन को इशू किया है, ठीक है। सर्विस ऑफ डिफेंडेंट इन प्रिजन, अगर कोई डिफेंडेंट है वो प्रिजन के अंदर रह रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन जो है ना उसको भेजा जाएगा वो वाला समन, और उसने आगे उसकी ये ड्यूटी है कि उसने इसको इस तरीके से सर्व करना है मुतलका डिफेंडेंट के ऊपर जिस तरीके से उसको भेजा गया, ठीक है। वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन द प्रिजन दिस समन्स शैल बी डिलीवर्ड और सेंट बाय पोस्ट अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन डिफेंडेंट, ठीक है। वो हम लोग पहले ऑफिसर इंचार्ज साहब को भेजेंगे, फिर आगे से वो उसको फर्दर डिफेंडेंट के ऊपर सर्व करेंगे। सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज नो एजेंट, तो ये जो जिस तरीके से हम लोग पोस्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे समन्स वगैरह भेजते हैं ना, उसी तरीके से उस शख्स का जो भी प्लेंटिव के पास दिया गया एड्रेस होगा ना डिफेंडेंट का, वहां पे भेज दिया जाएगा पोस्ट के जरिए, और इसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये सफिशिएंट है, ठीक है। वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज नो एजेंट इन पाकिस्तान empowered to accept service, this summons shall, except in case mentioned in rule 26A, be addressed to the defendant at the place where he is residing and sent to him by post। यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो by post है। if there is postal communication between such place and the place where the court is situated। अच्छा, ये पुराने जमाने की बात है ना, तो इसलिए ये उन्होंने इतनी ज्यादा लंबी कंडीशन लगा लिया कि मिसाल के तौर पर अभी तो हम लोगों ने अगर अमेरिका पे कोई चीज भेजनी हो तो वहां पे भी पोस्ट चला जाता है, तो ये थोड़ी सी बात आउट ऑफ टाइम हो गई है। अदरवाइज ये जो बाय पोस्ट है ना ये अभी भी बात है, यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ से कोई बंदा लंदन में या अमेरिका में बैठा हुआ है उसको बाय पोस्ट भेज दिया ना, तो उसके लिए ये सफिशिएंट ही समझा जाएगा कि जिस तरीके से ओरिजिनली इस बंदे को हम लोगों ने कोर्ट के अंदर भेज दिया है। अब है रूल 26, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रो पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अच्छा, ये जब मैंने आप लोगों को गालबन सेक्शन 28 इसके साथ सेक्शन 28 लिख ले, और जब हम लोगों ने वो वाला सेक्शन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारा प्रोसीजर बताया था ना कि कौन कौन सा फॉरेन कोर्ट होगा और किस तरीके से चलेगा, ये उसी की एक एक्सटेंशन ही है, ठीक है। और उससे मिलता जुलता, बल्कि एक्सटेंशन तो हम नहीं कह सकते, उससे मिलता जुलता ही सेक्शन है। अगर आप लोगों ने रूल 26 को
सेक्शन 28 के साथ मिला के पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही चलता जाएगा। वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉरेन और एक्स्ट्रा प्रोविंशियल jurisdiction vested in federal government, a political agent has been appointed or court has been established और कंटिन्यूड। यहाँ पे अब सेक्शन 28 वाली सारी की सारी बात आ गई कि वो वहां पे हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि कोई भी फॉरेन कोर्ट जो है वहां पे या एस्टेब्लिश हुआ है या कंटिन्यू हुआ है और उसने कोई इशू किए हैं समन्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या कह दिया है कि अब कोई कोर्ट वहां पे इस्टेब्लिश हो चुका है फॉरेन टेरिटरी के अंदर या वो कंटिन्यू है, ठीक है, या फिर वो कोर्ट मौजूद नहीं है बल्कि वहां पे क्या मौजूद है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंट मौजूद है विद द पावर टू सर्व अ समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड इन एनी फॉरेन टेरिटरी इन विच डिफेंडेंट रिजाइड्स। यानी कि जहां पे डिफेंडेंट रह रहा होगा वहां पे उस कोर्ट के पास हम लोगों ने भेज देने हैं समन्स वगैरह। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कोर्ट इशूइंग situate in any such territory and not established or continued in exercise of any such jurisdiction as aforesaid, that service by such court of any summons issued under this code by court or province shall be deemed to be valid service। ये सारा वही का वही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहले अपने ऑफिशियल गजेट के अंदर डिक्लेयर करना है कि हम फला जगह पे या फ्लैट टेरिटरी में मौजूद अगर वो लोग कोई समन्स जारी करेंगे तो हम उन समन्स को अपने प्रोविंस के अंदर उनकी सर्विस करवा देंगे। और जब उन्होंने यानी कि यूके से अगर कोई भी समन्स जारी होके आए हैं, ठीक है, और वो पंजाब की हुकूमत ने अपने ऑफिशियल गजेट के अंदर यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि हमारे मुल्तान के अंदर जाने हैं समन्स, ठीक है। अब अगर पंजाब की हुकूमत ने अपने ऑफिशियल गजेट के अंदर लिख दिया हुआ है ना कि ये यूके वाला जो कोर्ट है ये हमारा फॉरेन कोर्ट है और यहाँ से इशू हुए हुए समन्स जो हैं वो मुल्तान वाली कोर्ट में जा सकते हैं, सर्व हो सकते हैं, तो ये मुल्तान वाली कोर्ट में जा सकते हैं और सर्व हो सकते हैं। अदरवाइज ये सर्व नहीं होंगे और इनकी सर्विस नहीं मानी जाएगी जब तक ऑफिशियल गजेट में इनकी डिक्लेरेशन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। दिस समन्स में बी सेंट टू सच पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट बाय पोस्ट और अदरवाइज फॉर द पर्पस बीइंग सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट। वो कहना है कि इन कोर्ट्स के पास अगर हम लोगों का कोई डिफेंडेंट मौजूद है यानी कि उनकी टेरिटरी के अंदर, तो हम लोग अपने पॉलिटिकल एजेंट को भी भेज सकते हैं और या फिर अपना जो बाय पोस्ट उस मुतलका जो पॉलिटिकल एजेंट है या कोर्ट में हम लोग बाय पोस्ट या अदरवाइज जो भी तरीका मुनासिब होगा वहां पे भेजेंगे समन्स सारे। अच्छा, पहले वो वाली चीजें थी जहां से पाकिस्तान में आ रही थी, ठीक है, अभी ये पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। अब उन कोर्ट्स ने क्या करना है, उन कोर्ट्स ने आगे मुतलका डिफेंडेंट के ऊपर इन चीजों को सर्व करना है। एंड इफ द पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट रिटर्न द समन विद एन endorsement signed by such political agent or by a judge or other officer of the court that the summon has been served on the defendant in a manner herein before directed, such endorsement shall be deemed to be evidence of service। ये जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा हुआ ना कि प्रोसेस सर्वर जो होगा वो अपनी रिपोर्ट लिख के भेजेगा और साथ एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट होगी और उसके ऊपर सिग्नेचर्स वगैरह डिफेंडेंट के होंगे और उनको हम लोग प्राइमा फेसाई सफिशिएंट सबूत समझेंगे, एविडेंस समझेंगे कि ये सर्विस हो चुकी है। उसी तरीके से अगर वो पॉलिटिकल एजेंट या फिर उस कोर्ट का कोई जज या फिर कोई और ऑफिसर उन समन्स को जो कि फॉरेन टेरिटरी के अंदर वहां पे सर्व होने हैं वहां पे सिग्नेचर्स वगैरह करके भेज देते हैं ना, तो उनको ऐसा ही समझा जाएगा कि ये सर्व हो चुके हैं और एज एविडेंस उनको कंसीडर किया जाएगा और उनको ऐसा उन इंडोर्समेंट यानी कि उनके सिग्नेचर्स वगैरह को ऐसा ही समझा जाएगा कि ये ड्यूली सर्व हो चुके हैं समन्स उस डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है रूल 27। ये 26 से ना अभी खत्म हो चुका है क्योंकि ये पुराने जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। अब 27 सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और own of servant of railway company or local authority where the defendant is a public officer not belonging to armed forces of Pakistan or is servant of railway company or other local authority, the court may, if it appears to it that the summons may be mostly
most conveniently so served and sent if for service on the defendant to the head of office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant. यहाँ पे भी उसको 2 समन भेजे जाएंगे, एक जो हेड ऑफ ऑफिस होगा ना वहां पे भेजा जाएगा, जैसे हम लोगों ने प्रोसेस सर्वर वाला किया है ना कि उसको 2 भेजे जाएंगे, एक उस डिफेंडेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और दूसरे के ऊपर रिपोर्ट होके वापिस आ जाएगी। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो समन्स जाएंगे ना उसके साथ एक कॉपी होगी जो कि डिफेंडेंट के पास रहेगी, लेकिन इसने डायरेक्टली डिफेंडेंट के पास नहीं जाना। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे मौजूद है ना इन सबके हेड ऑफ ऑफिस के पास ये सारे समन्स पहले जाएंगे, फिर इसने आगे इनको ऐसे सर्व करना है कि जैसे ये डिफेंडेंट पे करने का इनका हक होता था। इसके लिए आगे रेलिवेंट प्रोविजन मौजूद है। सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, वेयर द डिफेंडेंट इज सेलर, सोल्जर और एयरमैन, द कोर्ट शैल सेंड द समन फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, टुगेदर विद द कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। की अभी वही बात है कि 2 कॉपीज जाएंगी, एक कॉपी डिफेंडेंट रख लेगा, जो दूसरी कॉपी होगी उसके ऊपर ये लोग सिग्नेचर करके वापस भेज देंगे। अच्छा, ये जो रूल 29 है ना इसको आप लोगों ने ना रूल 24 के साथ, 27 के साथ और 28 के साथ लिख लेना है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ तो रहे हैं कि एयरमैन के पास या फिर उनके लोकल क्या इनका सॉरी ये जो रेलवे कंपनी वाले लोग हैं इन सब के पास जाएगा, तो अब इनकी कोई ड्यूटी भी तो होगी ना जिस तरीके से इन लोगों ने सर्व करना है। तो वेयर अ समन्स इज डिलीवर्ड और सेंड टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24, 27 और 28, such person shall be bound to serve it if possible and to return it under his signature with the written acknowledgement of the defendant, and such signature shall be deemed to be evidence of service। यानी कि जो हम लोगों ने रूल 10A के अंदर पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने प्राइमा फेशाई का वर्ड पढ़ा था, ठीक है, shall be deemed to be prima facie evidence। लेकिन यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने पढ़ना है हमने पढ़ना shall be deemed to evidence of service। और इसमें एविडेंस ऑफ सर्विस क्या है कि उन लोगों ने जिनके पास भी ये उनके हेड ऑफिस वालों के पास ये समन्स गए हैं, अब उन लोगों ने इनको अपनी 100% पॉसिबल तरीके 100% उन लोगों ने अपनी कोशिश करनी है इनको अपने मुतलका शख्स जो कि उनका तो एम्प्लॉई होगा ना उसके ऊपर सर्व करने की, और जब उन्होंने सर्व कर देनी है फिर उसके सिग्नेचर भी लेने हैं उसके ऊपर और अपने भी सिग्नेचर करने हैं कि हम लोगों ने उस बंदे को दे दिया था, और इसको ये डीम करेंगे कि ये जो है एविडेंस ऑफ सर्विस मानेंगे और इसके बाद ही इसको ड्यूली सर्व्ड माना जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले किसी रूल में। Where from any cause service is impossible, the summons shall be returned to court with the full statement of such cause and of steps taken to procure service, and such statement shall be deemed to be evidence of non service। अच्छा, ये 2 वर्ड है, एक सर्विस एविडेंस ऑफ सर्विस और एक एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस। इन दोनों को भी आप लोग ना अपने रूल 5 के साथ ऑर्डर 5 के साथ लिख लें, लेकिन इसको हम लोगों ने पढ़ना जाके ऑर्डर 9 के अंदर ही है, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इसके बारे में। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर वो लोग ये लिख के भेज देना कि हम लोग इसको सर्व नहीं कर पाए तो फिर इसका एविडेंस क्या होगा कि ये नॉन सर्विस, एविडेंस किस चीज का है, नॉन सर्विस का। तो इसकी सूरत में ना ये दोबारा सर्विस के लिए इशू होते हैं समन्स, और दोबारा A to Z यानी कि रूल 1 से लेके रूल 29 तक जितनी भी कार्रवाई बनती होगी उनके लीगल मोड के हिसाब से, ठीक है, वो सारी की सारी इन लोगों को दोबारा प्लेंटिफ को यानी कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब है रूल 30, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर ऑफ समन। द कोर्ट में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियरिन बिफोर कंटेन सब्सटीट्यूट फॉर अ समन a letter signed by judge or such officer as he may appoint in this behalf where the defendant is in opinion of court of rank entitling him to such mark of consideration। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके रैंक की बात की गई है कि उसका इतना रैंक है और वो शख्स अपने उस ओहदे की वजह से कोर्ट में अगर आएगा ना तो उसको हम लोगों ने समन नहीं भेजने, हम लोगों ने क्या करना है, लेटर भेजना है, समन की बजाय लेटर भेजना है। लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर वही है सारे का सारा कि उसमें उस शख्स को बताया जाएगा कि ये केस है आपके खिलाफ, आपने इस इतने बजे कोर्ट में आना है, क्या क्या लेके आना है, या आपको किस वजह से बुलाया गया, A to Z सारा कुछ वैसा ही होगा और उसके साथ भी वैसे ही कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगी।
कॉपी ऑफ प्लेंट लगेगी, कॉपी ऑफ जो लिस्ट है ऑर्डर 14 की वो सारी, सॉरी रूल 7 ऑर्डर 7 रूल 14 की वो सारी की सारी वैसे ही लगेगी। यानी कि जिस तरीके से समन के साथ सारा कुछ लग के जाना है ना डिफेंडेंट के पास, उस तरीके से ये एक लेटर बनाया जाएगा और वो जाएगा मुतल्लिका डिफेंडेंट के पास, ठीक है। और अ लेटर सब्सटीट्यूटेड अंडर रूल 1 शैल कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन समन्स एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 शैल बी ट्रीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज समन्स। ये सिर्फ एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं कि हम आपको समन नहीं भेज रहे, हम आपको लेटर भेज रहे हैं। अदरवाइज ए टू जी जो जो चीज समन के अंदर लिखी होगी ना वो सारी की सारी इसके अंदर लेटर के अंदर भी लिखी होगी। और ये लेटर उसको किस लिए दिया जा रहा है कि उसका कोई रैंक ऐसा है, जैसे कोई डीआईजी या कर्नल मेजर इन सब वगैरह को ना, या कोई बड़ा जज साहब है, उन सबको बुलवाने के लिए कोर्ट में इनको लेटर जाएगा। अ लेटर सो सब्सटीट्यूटेड मे बी सेंट टू द डिफेंडेंट बाय पोस्ट और बाय स्पेशल मैनेजर सिलेक्टेड बाय द कोर्ट or in any other manner which the court thinks fit, and where the defendant has an agent empowered to accept service the letter may be delivered to such agent। अच्छा, ये जो हम लोगों ने पहले प्रोसेस सर्वर के बारे में पढ़ा था ना कि प्रोसेस सर्वर के जरिए कोर्ट भेजेगी, अब वो कह रहे हैं या तो बाय पोस्ट भेज देंगी या कोई स्पेशल मैसेंजर जाएगा इसके पास ना। प्रोसेस सर्वर जो कोर्ट का नजारत ब्रांच का शख्स है ना वो नहीं जाएगा, बल्कि जिस बंदे को कोर्ट अपॉइंट करेगी वो जाएगा और जाके इसकी सर्विस करेगा और इसकी सर्विस को मेक श्योर करेगा कि उस शख्स को पहुंच गई है। और इसके अलावा यह कि अगर उसने उस डिफेंडेंट ने अपनी जगह पे कोई एजेंट इम्पावर किया हुआ है कि वो उसकी जगह पे कोई भी जो नोटिस है या समन है वो रिसीव कर सकता है, तो फिर वो उस शख्स को दे देगा, यानी कि एजेंट को दे देगा। और हम लोगों ने ऑर्डर 3 के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि जब एजेंट को दे दिया जाता है तो यही समझा जाता है कि वो डिफेंडेंट के पास पहुंच गए हैं, उसके पास इफेक्टिव सर्विस हो गई है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो ऑर्डर 5 के अंदर पूछ लें।